हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट इन राजस्थान के बारे में। देखिए, पंचायती राज थर्ड लेवल है गवर्नमेंट का। ठीक है। पहले जब से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारी भारतीय राष्ट्र की स्थापना हुई है, तब से हमारे दो लेवल रहे हैं गवर्नमेंट के, सेंटर और स्टेट, है ना। लेकिन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक और संशोधन हुआ और वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन या फिर थर्ड लेवल जो अपना पंचायती राज लोकल लेवल है वो वहाँ से संपूर्ण देश में चालू हो गया, लागू किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो अपने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 में पारित किया और तथा इसे 24 अप्रैल 1993 में संपूर्ण देश में लागू किया गया। ठीक है। तो इस व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ज़िला स्तर पर जिला परिषद स्थापित करनी पड़ी। ठीक है। जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष मतदान होंगे। लोग डायरेक्टली अपने उनको करेंगे, इनडायरेक्टली नहीं होगा। जैसे राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वैसे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट उम्मीदवार रिप्रेजेंटेटिव्स को चयन किया जाएगा। ठीक है। और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य तथा सरपंचों का, पंचायत समिति के सदस्यों का, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से सीधा किया जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। या प्रत्यक्ष निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान व जिला परिषद का अध्यक्ष प्रमुख कहलाता है। ठीक है। तो ये तो अपनी बात हो गई किसके बारे में, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव कराने हेतु राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। देखिए क्या होता है, जो सेंटर और स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन एक्टिव रहती है। लेकिन जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं या फिर ग्राम पंचायत के, रूरल या फिर अर्बन लोकल लेवल के जो भी इलेक्शंस हैं जिला परिषद के, इसके लिए एक अलग बॉडी का गठन किया गया है जिसके नाम है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये अपनी नेशनल इलेक्शन कमीशन नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये अलग से इसका चुनाव कराती है। ठीक है। यहाँ पे एक खासियत बता रखी है कि यहाँ पे पंचायती राज संस्थानों के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों के लिए महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। इससे इन संस्थानों का संपन्न वर्ग का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है। तो बता रखा है, प्रारंभ में राजस्थान के नए पंचायती राज का अधिनियम 1994 के अनुसार 31 जिला परिषद में से 6 के प्रमुख अनुसूचित जाति के निर्धारित किए गए थे। ये जिले इस प्रकार थे, बता रखे कौन कौन से जिले थे: बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व सवाई माधोपुर। इसी तरह 237 पंचायत समितियों के प्रधानों के लिए भी आरक्षण किया गया था। ठीक है। संविधान के नए प्रावधानों के अनुसार प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। राज्य वित्त आयोग मतलब राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसके अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल नियुक्त किए गए थे। जो द्वितीय आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा नियुक्त किए गए थे। ठीक है। और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के श्री BD कल्ला जी अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पे बता रखा है, गाँव में पंचायती राज संस्थानों के संबंध में संविधान के 73वें संशोधन व नगरों में नगर पालिकाओं के लिए 74वें संशोधन से देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। आर्थिक विकेंद्रीकरण व आर्थिक उदारीकरण के मिलन की दिशा में ये एक अनूठा प्रयास रहा है। ठीक है। फिर बता रखा है, राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न जो कार्यक्रम लागू किए गए हैं, ये किसका है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, है ना। रूरल डेवलपमेंट का मतलब हमेशा पंचायती राज नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अपने ग्रामीण विकास के लिए हो। तो देखिए सबसे पहले बता रखा है, एकीकृत अथवा
समन्वित ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर कई सारे स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एडिशनल अपॉर्चुनिटीज़ या अतिरिक्त अवसर को थोड़ा सा क्या दिया है, महत्व दिया है। लघु कृषकों, ठीक है, सीमांत कृषकों, खेतीहर मजदूर, गैर कृषिगत मजदूर, ग्रामीण कारीगरों, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सबको लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। 1996 में प्रति परिवार निवेश की राशि पहले इसके 18,700 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई थी। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको 1999 में मिला दिया गया। फिर दूसरा बता रखा है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये 1984 में लागू हुआ। 10 से 15 स्त्रियों के समूह को इसने ट्राइसम में आय सृजन के लायक दक्षता की प्रदान करी। ठीक है, प्रारंभ से लेके 1997 तक 5545 महिला समूह बनाए गए, जिसमें 174 चुने हुए खंडों में 75,400 स्त्रियों को लाभान्वित किया गया। ठीक है, इनकी वस्तुएं सुरंगी के नाम से बेची जाती हैं, मोमबत्ती, दरी पट्टी, चाक, ये सब चीज़। फिर महिलाओं का विकास, विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें 1984 में यूनिसेफ की सहायता से 6 जिलों में प्रारंभ किया। ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से दहेज, बाल विवाह, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, महिलाओं के प्रति हिंसा जैसे प्रश्नों पर ध्यान दिया गया। 1992 से यूनिसेफ का सहयोग समाप्त हो गया और 1997 के अंत तक सभी 32 जिलों में संचालित किए जाने लगा। फिर जवाहर रोजगार योजना, इसके बारे में तो अपन ने पिछले अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी में भी पढ़ा था। ठीक है, इंदिरा आवास योजना, ये 1985 में RLEGP की उप योजना के रूप में शुरू हुई थी। RLEGP भी अपन ने पिछले वीडियोस में, पिछले टॉपिक में पढ़ी है। ठीक है, फिर भी इसकी प्रमुख कुछ लक्षण बता रखे हैं। कोषों का 3% गरीब विशेष लोगों को देना, जैसे दिव्यांगों को, परिवार की महिला सदस्य या पति पत्नी के संयुक्त नाम से सहायता स्वीकृत करना, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कोष का न्यूनतम 60% राशि का उपयोग किया जाना, निर्माण सामग्री, निर्माण तकनीक का काम लाभार्थी पर छोड़ दिया। तो बता रखा है कि भाई ये जो इसमें 2013-14 के हिसाब से राशि प्रति आवास 45,000 से बढ़कर 70,000 कर दी गई। फिर बता रखा है जीवन धारा योजना 1995 में आई। ठीक है, इसमें क्या था, रोजगार योजना ही थी। इसमें किसानों, सीमांत किसानों को कुओं के निर्माण, लघु सिंचाई कार्यों के लिए 100% सब्सिडी दी गई। फिर एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, रोजगार आश्वस्त स्कीम, ग्रामीण क्षेत्रों में आश्वस्त रोजगार की नई योजना 2 अक्टूबर 1993 के से राज्य के 22 जिलों में नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली 122 खंडों में चालू की गई। ठीक है, तो 2 व्यक्तियों को, परिवार के कम से कम 2 व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 1 अप्रैल 1999 में केंद्र और उनका 75 से 25 वित्तीय अंश रहने का हो रहा, और 2001 के बाद इसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। अपना गांव अपना काम, गांव में आत्मनिर्भरता की भावना के उत्पन्न करने के लिए 1 जनवरी से भी कार्यक्रम चलाया गया। बिना बंधा निर्बंध कोष योजना, यूनाइटेड फंड स्कीम, इसको 1988 में लागू किया गया। कोष बनाए गए जिसमें से स्कीमें चलाई गई जो विभिन्न क्षेत्रों की कमियों को दूर करने के लिए काम में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है 32 जिले 32 काम 1991 में शुरू हुई। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी का चयन किया गया, जैसे लिफ्ट सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट, स्कूल भवन, ये सब। सूखा संभाव क्षेत्र कार्यक्रम 74 में शुरू हुई। 50-50 केंद्र और राज्य ने इसमें वित्तीय अंश रखा। वर्तमान में 11 जिलों में 32 खंडों में क्रियान्वित है। ठीक है, फिर बता रखा है मरु विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट, ये 16 मरु जिलों के 12 खंडों में चलाया जा रहा है। प्रत्येक 500 हेक्टेयर में एक वाटरशेड के लिए 5,000 रुपये के व्यय की राशि निर्धारित की गई है। फिर ग्रामीण विकास केंद्र, रीजनल ग्रोथ सेंटर्स, तो 1995 में लागू हुई। इसके अंदर लोगों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 237 पंचायत समितियों में से प्रत्येक में
5 ग्राम केंद्रों के अनुसार 1185 ग्राम केंद्रों में चलाई जा रही है। तो सुविधाओं का यहाँ पे गठन हो रहा है ना। आधारभूत सुविधाएं, बेसिक नेसेसिटीज़ को सुधारने की यहाँ पे कोशिश है। ग्रामीण हाट बाजार और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये कुछ कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ और बता रखा है, इसमें 16 विकास खंड शामिल हैं, है ना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। बाड़मेर जिला, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। और यहाँ पे खंड बता रखे हैं आपको, या पंचायती समिति बता रखी है कौन कौन सी हैं। इसके अलावा यहाँ पे डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड, ठीक है, डांग प्रादेशिक विकास बोर्ड आर्थिक सामाजिक विकास जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के मार्फत किया जाता है। ठीक है, ये 8 जिलों की 21 पंचायत समितियों को 357 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है, 8 जिलों में फैला हुआ है। गंगा कल्याण योजना केंद्र चलित योजना फरवरी 1997 से चालू होगी। केंद्र और राज्य के 80/20 है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्या थी, ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी, योजनाओं के बारे में बता रखा था। यहाँ पे अब एक और टॉपिक है अपने पास, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए सुझाव, कुछ सुझाव। देखिए, जहाँ जहाँ पे सुझाव की बात आती है वहाँ वहाँ पे आपके पॉइंट्स भी कंसिडर होंगे। अगर आपका भी कुछ ओपिनियन है, आप भी सुझाव रहे हैं, तो सुझाव वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ उल्टा सीधा भी लिख दो या उल्टा सीधा कुछ भी बोलने लग जाओ, बोला मेरा यही सुझाव है। साक्षरता अभियान व प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता, बोला भाई लिटरेसी ड्राइव या फिर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग कार्यक्रम की आवश्यकता होनी चाहिए। इससे लोगों को क्या होंगे, रोजगार के उनके लिए साधन बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ कृषिगत चीज़ों में थोड़ी, उनको तो और भी कई सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए भाई। इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग है ना, प्लम्बर का काम है, कारपेंट्री है, बहुत सारे काम हैं जिनकी अगर उनको ट्रेनिंग मिल जाए तो उनके पास रोज़गार के अवसर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बोल रखा है लोकांतरिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए 4 प्रकार से शक्ति हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों के हस्तांतरण, ठीक है, राज्य में जिला स्तर की ओर इसी तरफ से कम ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। लंबवत हस्तांतरण, वर्टिकल ट्रांसफर की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, फिर बता रखा है इस संबंध में स्थानीय सार्वजनिक सेवाएं संस्थान, पंचायती जो संस्थान के अधीन चलाई जानी चाहिए। इस शक्ति को क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थानों पर आधिपत्य प्रभावशाली अभिजात्य वर्ग का न होकर समाज के आम आदमी व जनसाधारण का होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, इसे धरातलीय हस्तांतरण कहते हैं। फिर वित्तीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न है कि भाई क्या किस तरीके से फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो, जो आप अलग अलग जगह पैसा खर्च करना चाहते हो वहाँ पे रिकवरी कहाँ से हो, पैसा लाए कहाँ से जो खर्च हो, बजट को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, तो पिछड़े वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थानों व नगरीय स्वायत्त शासी संस्थानों में आरक्षण 15 से बढ़ा के 21% किया गया। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है। भूतकाल में ये देखा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान अचानक नए कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि पहले के कार्यक्रम अभी अधूरे पड़े। ये तो देखिए डेमोक्रेसी में है ही, आपको कुछ अलग करना है, आपसे पहले अगर राज्य में कोई और सरकार थी तो आपको उनके प्रोग्राम को घोषित करना है कि वो अनसक्सेसफुल थे क्योंकि शायद वो उसको पूरा नहीं कर पाए, है ना। अपने राज्य की एक और खासियत रही है, यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है। हर 5 साल में कांग्रेस, फिर उसके अगले 5 साल में बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जितना टाइम उनको पुरानी चीज़ों को समेटने में, सुधार में, डिस्कशन में, लागू करने में लगता है, उतना वो आगे फिर उसको बढ़ा नहीं पाता। दूसरी सरकार दूसरी योजनाओं के मत से और पुरानी योजनाओं को विफल घोषित करने में ही लगी रहती है। तो ये कुछ सुझाव हैं, है ना। सुझाव हमेशा क्या होते हैं, ये सेम पेज आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कुछ तालिका बता रखी है पंचायती राज संस्थानों के बीच वितरण का आधार। ठीक है, कितना परसेंटेज वितरण होना चाहिए अलग अलग पंचायती राज संस्थानों में।
100% का। फिर राज्य के 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें बता रखी है, 5वें वित्त आयोग, ठीक है। तो 5वें राज्य वित्त आयोग के 2015-20 की अवधि के दौरान सिफारिशें रहीं। तो इसमें ये थे कि भाई जो शुद्ध कर राज्य प्राप्तियां हैं 31.82% ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के लिए 75.10 और 24.9 के अनुपात में होनी चाहिए। 16-17 की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कोष का विकास 5, ये देखिए आप रेशियो देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इनकी 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें 2013-14 के बजट के बारे में बता रखा है कि भाई बजट में इसके लिए क्या क्या कितना पैसा निकला, क्या चीज़ें हुई। तो ये वैसे तो पूछी जाएंगी नहीं, लेकिन फिर भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे बजटरी ट्रेंड्स बता रखे हैं, प्रवृत्ति बता रखी है, वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय बता रखे हैं। तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अपन कवर करते हैं। तो देखिए 19-20 के अंतरिम बजट में आधार पर आय व्यय के अनुमानों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे बता रखा है कि राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, रिसीट है ना, कितना आपको रिसीव कर रहे हो, ये बता रखा है 16,000 नहीं 1,00,000, हाँ 1,67,449 करोड़। खर्चा कितना है 1,90,753 करोड़। घाटा आप डिफरेंस देख सकते हैं। पूंजी खातों में प्राप्तियाँ मतलब कैपिटल अकाउंट में। और देखिए बजट में क्या होता है, दो चीज़ें बड़ी ही दो चीज़ों से ही बजट बनता है, एक तो प्राप्तियाँ और एक व्यय, रिसीट और एक्सपेंडिचर। जब ये रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर हो जाता है तो बजट हमारा बैलेंस हो जाता है। कभी भी बजट को अपन डिसबैलेंस नहीं दिखा सकते कि भाई हमारी प्राप्तियाँ तो कम है लेकिन खर्चा ज़्यादा। तो जो खर्च ज़्यादा अपन कर रहे हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं उससे प्राप्तियाँ अपन को जनरेट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी पूंजी काम आती है, हमारे जो क्या है चल राशियाँ हैं, जो हमारे असेट्स हैं, है ना, परिसंपत्तियाँ हैं, वो काम आती हैं। पूंजी खाते में प्राप्तियाँ, पूंजी खाते में व्यय और पूंजी खाते में आधिक्य, ये आप देख सकते हैं। तो ट्रेंड्स बता रखा है रिसीप्ट्स अंडर रेवेन्यू अकाउंट। बजट आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपनी लोअर क्लास में, है ना। जो अपने प्राप्तियाँ होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, एक तो रेवेन्यू और एक कौन सी, कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट को आय की प्राप्तियाँ कहते हैं और कैपिटल रिसीट को पूंजी की प्राप्तियाँ कहते हैं। तो देखिए रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टैक्स। टैक्स रेवेन्यू किसके अंदर कितना कितना हो रहा है जनरेट। तो देखिए टैक्स, स्टेट के कई सारे ओन टैक्स हैं जिससे उनकी प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, राज्य आबकारी, एक्साइज, बिक्री कर, सेल्स टैक्स, हाँ फिर उसकी जगह वैट आया, वाहनों पर कर, सामान व यात्रियों पर कर, इन सभी से कर होते हैं, ठीक है। कुछ राजस्थान राज्य का कुछ जगह पे केंद्र में भी प्रत्यक्ष करों में अंश है, जैसे कि निगम कर, आयकर, धन कर, ठीक है। भू राजस्व, कृषि आय में कर, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क, अचल संपत्ति कर, परोक्ष कर में देखो क्या आ रहे, संधीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट भी नहीं रहा अब तो, सामान व यात्रियों विद्युत कर, है ना, ये बता रखा है। देखिए अब यहाँ पे एक तालिका है जिसमें बता रखा है 18-19, 19-20 और 19-20। इसमें संशोधित अनुमान, बजट अनुमान अंतरिम, बजट एक्सपेंडिचर और बजट अनुमान कुल पर राजस्व में प्रतिशत। तो केंद्रीय करों में हिस्सा, राज्य का स्वयं का कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, भू राजस्व, मुद्रांक, ये सब चीज़ों में देखो बता रखा है आपको 18-19, 19-20 में क्या अनुपात रहा, ठीक है। तो बता रखा है जीएसटी के लगने के बाद राज्य के स्वयं के कर राजस्व के अकेले बिक्री कर का स्थान कम हो गया है, ठीक है। पहले क्या था, अकेले था राजस्व का, अब केंद्र का भी उसमें संशोधन है तो अब उसमें अपना कम हो गया। जीएसटी के लगने के बाद 19-20 में वस्तु एवं सेवा कर तथा बिक्री कर का मिला जुला योगदान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 66% आंका गया। मतलब केंद्र की तो इनकम बढ़ गई जीएसटी लगाने से, जो पहले उनको वस्तु व सेवाओं के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन अब राज्य के सिर्फ 66% रह गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर अपन बात करें
तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कई सारे सहायतार्थ अनुदान ग्रांट्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्याज की प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, सामान्य सेवाओं की प्राप्त राशि, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षा, कला, चिकित्सा, संस्कृति, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे उनका भी एक अनुपात बता रखा है, कर राजस्व, अकर राजस्व, सहायतार्थ अनुदान। ठीक है। फिर राजस्थान में प्रमुख खुद की प्रतिक्रियात्मकता या बॉयंसी के बारे में बता रखा है। बोल रखा है कि यार ये जो कर की दर है, परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल है, लेकिन किसी कर की लोच या इलास्टिसिटी निकालने समय की दरें स्थिर की रखी जाती हैं। कर की लोच राज्य की घरेलू उत्पत्ति परिवर्तनों में स्थिर दरों पर राज्य की प्रतिक्रिया का माप होती है। ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर इन रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर का ट्रेंड बता रखा है। तो जो सामान्य सेवाएं हैं, जनरल सर्विसेज पर व्यय के बारे में बता रखा है। इसमें जितने भी राज्य के अंग हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो इन सब का ऑब्वियसली खर्चा है, रेगुलर खर्चा इन सब चीज़ों के ऊपर है। सरकार का जो रेगुलर खर्चा है वो इन्हीं चीज़ों पे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, व्यवस्था पे होता है, पॉलिटिकल और इन कामों पे होता है। सामाजिक सेवाओं पे सेकंड बता रखा है, सामाजिक सेवाओं पे वे है जैसे शिक्षा, खेल, कला, चिकित्सा, जल पूर्ति, सफाई, श्रमिक व श्रम कल्याण, है ना, इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करती है सरकार। फिर तीसरा बता रखा है, आर्थिक योजनाओं पर वे है जैसे कि कृषि संबंधित, उद्योग संबंधित, ग्रामीण विकास संबंधित, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन, विद्युत, टेक्नोलॉजी, इन सब से हो। इसमें भी आपको वैसे ही जैसे पहले टेबल बना रखी थी 2018, 19, 19, 20 की बता रखी है, ठीक है। तो नीचे तालिका के बारे में एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो चाहे आप टेबल बनाओ, चाहे आप उसकी एक्सप्लेनेशन करो, एक ही बात होती है। फिर यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स के बारे में बता रखा है, पूंजीगत प्राप्तियाँ, जैसे कि आंतरिक ऋण, इंटरनल लोन, परमानेंट लोन, फ्लोटिंग लोन जो कि शॉर्ट टर्म होते, अल्पकालीन होते। इसके अलावा बता रखा है केंद्रीय सरकार के लिए गए ऋण, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल की सब्सिडरी है। रिकवरी ऑफ लोन, ये भी क्या है, कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि रिकवर करने से आपके एसेट डाउन हो रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जिनको रिसीव करके या तो आपका भाई एसेट डाउन हुआ या आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में मुख्य डिफरेंस क्या है, रेवेन्यू अकाउंट से आपके एसेट लाइबिलिटी पे, आपकी संपत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल अकाउंट की रिसीट ऐसी होती हैं, प्राप्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको प्राप्त करके या तो आपका एसेट बढ़ जाते हैं या लाइबिलिटी आपकी, सॉरी, एसेट गिर जाते हैं या लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो लोन लेने से लाइबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में। और रिकवरी ऑफ लोन से आपका एसेट गिर रहा है, उस लोन पे हम ब्याज कमा रहे थे, हमारा एसेट गिर गया, तो वो भी इस वजह से कैपिटल अकाउंट में आता है। सार्वजनिक लेखों में प्राप्त शुद्ध प्राप्तियाँ, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता रखा है, ये ऐसा खर्च होता है, ऐसा व्यय होता है जिससे या तो आपका असेट बढ़ता है या आपकी लाइबिलिटी गिरती है। अगर आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे तो चलो सेंटर का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपका क्या बढ़ रहा है, आपके असेट बढ़ रहे हैं। आपने अपने पुराने लोन चुका दिए, नहीं, हाँ, आपने पुराने लोन चुका दिए तो आपकी लाइबिलिटी गिर रही है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। कैपिटल सरप्लस तब होता है जब आपकी कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर देखिए पूछा गया घाटा क्यों रहा, घाटे का प्रमुख रहने का कारण क्या है। तो घाटे का प्रमुख कारण ये कैपिटल सरप्लस नहीं है, हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कारण है घाटे का, ठीक है। अब भाई जब रेवेन्यू डेफिसिट में होगा या फिर जो हमारी आय की प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कम होंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो हमको कैपिटल अकाउंट से मदद लेनी पड़ेगी और कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में रखना पड़ेगा और ज़्यादा रिसीट को इकट्ठा करना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट ज़्यादा इकट्ठा करने का मतलब है आपके एसेट्स गिरेंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल रिसीट से फिर अपन को क्या करना पड़ता है, एसेट्स को बेचना पड़ता है,
डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोन उठाना पड़ता है, जिन सब से बहुत प्रभावित होता है राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें बता रखी हैं जो अपने घाटे में कुछ चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, राज्य के राजस्व घाटे को कम करने के लिए सुझाव। ठीक है, कि भाई ये जैसे कि जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क है, इन सबको इकट्ठा करने में प्रयास जुटाने चाहिए। राज्य को केंद्र से मिलने वाली अनुदान ग्रांट, है ना, इनमें वृद्धि होनी चाहिए। विद्वानों का सुझाव रहा है कि राज्य को केंद्रीय करों में अंश बढ़ाना चाहिए। राजकीय उपक्रमों का घाटा कम करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश के ऊपर ज़्यादा निर्भर मत रहो। ठीक है, अनुत्पाद व्यय व व्यर्थ के व्यय पर रोक। तो ये कुछ सुझाव दे रखे हैं। फिर राज्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर कराने के लिए ठोस सुझाव। तो ये देखिए सारे सुझाव हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सुझाव हैं। यहाँ पे अलग अलग वार्षिक ईयर में 2000 से लेके 2017 तक के, है ना, कुछ स्पेशल ईयर के बीच में आपको क्या है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था बता रखी है। केंद्र के प्राप्त खर्च, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियाँ, सामान्य बचत घाटा और सकल घाटा, राजकोषीय घाटा। तो ये आपको इस पूरी तालिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतना ही देखना है आपको, इतना ही समझना है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अब अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।